चलिए रजिस्टर खोलो। ये मुबीन इसको जरा रजिस्टर खोल लें जी, प्लीज स्टार्ट कर लें। देखें जरा कल क्या पढ़े थे। इसकी लाइट नहीं जल रही तो सब ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज ठीक है। एक नजर जरा देख लें कल, एक नजर देख लें कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर है तो। कौन से स्टेटमेंट बना रहे थे, जहां तक बनी थी जरा एक नजर पढ़ लें, जरा हेडिंग्स मेन बोल लें जरा। कोई कंफ्यूजन कल से रिलेटेड अगर है तो बताएं। ये वाला बार बार आ रहा है ये जो मैसेज आता है इसको, ये जब मैसेज आता है बार बार वो यूर म्यूटेड इधर से, ये वाला। ये सर जी खैरियत है सर, मीटिंग शुरू हुई हुई है सर, एक दूसरे को सुना के रिवाइज कर रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट की जरा पढ़ लें एक नजर, या मेरी तरफ देख के बता दें फॉर्मेट क्या है जितना बनाया था कल। बेटा रजिस्टर पे लिखा हुआ है, नहीं था कल फर्स्ट डे। ये सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट अगर बन रही हो तो सबसे पहले किस चीज की वर्किंग करता है, रॉ मटेरियल की वर्किंग में क्या कैलकुलेट करता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते हैं। रॉ मटेरियल की वर्किंग के लिए करते हुए सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट होता है। देख के बताएं रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट होता है। वैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर आपके सामने लफ्ज बोला जाए तो इससे समझ क्या आती है आपको, रॉ मटेरियल कंज्यूम? नहीं नहीं, वो तो इसका एक और नाम है ना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम तो एक नाम ही है। मतलब मीनिंग क्या है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का? वो रॉ मटेरियल जो हमने अपनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लिया, गुड्स को बनाने में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो गया उसकी बात हो रही है। रॉ मटेरियल परचेज का मतलब क्या है, जो खरीदा है, लेकिन अगर जो खरीदा है उसमें से कुछ बच गया तो वो तो भी इस्तेमाल नहीं ना हुआ, वो तो भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मीन्स ये वो रॉ मटेरियल है जो हमारे प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो गया है। जो रॉ मटेरियल बच गया है वो रॉ मटेरियल तो अभी हमारा एसेट है। जरा सोचें एक मिनट, जो रॉ मटेरियल का स्टॉक बच गया है वो तो हमें कब फायदा देगा, अगले सालों में फायदा देगा। उसी क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग रॉ मटेरियल बनना है। तो रॉ मटेरियल जो बच गया वो तो एज ए स्टॉक आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा, लेकिन जो इस्तेमाल हो गया वो आपके फिर एक्सपेंसेस में आना चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल जितना परचेज किया है उतना ही आपका से कंज्यूम हो जाए तो इसका फिर मतलब ही होगा कि आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच गया है तो देन जो बच गया स्टॉक वो आपका एसेट है, लेकिन जो यूज हो गया वो आपकी फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में एज एन एक्सपेंस आएगा। ये सारी हम एक एक्सपेंस की स्टेटमेंट बना रहे हैं। चीजों को बनाने में जो हमारी कॉस्ट इंकर हुई है ये उसकी एक स्टेटमेंट बन रही है। तो व्हाट इज द फर्स्ट कॉस्ट दैट इज इंकर्ड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स? रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, उसकी फिर एक रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमने वर्किंग की। देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग फिर आप ढूंढते हैं, क्वेश्चन में से फिर आप ढूंढते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर जो गुड्स को बनाने में
सैलरी लोगों को पे करनी पड़ी है। तो स्पेसिफिकली स्पीकिंग डायरेक्ट लेबर उस सैलरी को कहते हैं जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को पे की जाती है। इन दोनों अमाउंट्स को फिर अगर एड अप कर लें आपस में तो प्राइम कॉस्ट इज नॉट अ नेम ऑफ एनी अदर कॉस्ट, ये इन्हीं दोनों का सम करके टोटल अमाउंट आ जाती है। तो प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर। देन देख के बताएं नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी थी। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी किसी खास एक्सपेंस का नाम नहीं है, ये उन रिमेनिंग फैक्ट्री के खर्चों का नाम है जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर के अलावा हमारी फैक्ट्री में इनकम है। तो उसकी छोटी सी लिस्ट बनाई थी, जरा एक नजर पढ़ के जरा रिवाइज कर लें उसमें क्या क्या लिखा था हमने। फिर अगर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स का सम, फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट को भी सम कर लें, टोटल कर लें, तो फाइनल फिगर इज कॉल्ड एज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन उसी के फिर मैंने 2 नाम और लिखवाए थे, लेकिन बहरहाल नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट वर्ड हो जाए या फैक्ट्री कॉस्ट हो जाए तो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ तक मैंने कुछ बात की थी, फिर बाद में वर्क इन प्रोसेस अभी मैंने स्टार्ट ही किए थे, वहां से इंशाल्लाह मैं दोबारा डिस्कशन करता हूँ। 8,70,000 पे हम फिगर्स कुछ अज्यूम करके आए थे, तो अगर आपके जहन में कल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो कल से रिलेटेड मेरी किसी बात में कन्फ्यूजन या अनलेसमेंट्स आपको? ओके सर। देन बेटा स्टेटमेंट में अब जो इस वक्त अभी आज बातें होंगी कुछ तरह कंसंट्रेशन से सुने और फिर आंसर्स भी आप ही ने देने। फाइनली समझाता मैं हूँ, लेकिन फिर क्या होना चाहिए, किस फिगर को कैसे कंसिडर होना चाहिए, ये आप ही काइंडली फाइनल डिसीजन लीजिएगा। हम असल में अपनी स्टेटमेंट में कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो गुड्स हमारे पीरियड में बनी हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, उनकी हमारे पास कॉस्ट आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को अगर सिंपली ट्रांसलेट किया जाए तो जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड में गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं उनकी कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए स्टेटमेंट बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप रॉ मटेरियल प्रोसेस करते हैं और फाइनली क्या बनाना चाहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स हम इस स्टेटमेंट में जो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं उनकी कॉस्ट डिटरमिन करना चाहते हैं। फिनिश गुड्स जो मैन्युफैक्चर हुई हैं उनकी कॉस्ट, उनको बनाने की कॉस्ट हमारे पीरियड में कितनी आई है उसको डिटरमिन करने लगे। हम पहुंचे जो थे 870,000 तक, उस फिगर का मैंने नाम एक लिखा था टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन समटाइम्स अगर बिजनेस में वर्क इन प्रोसेस इन्वॉल्व हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक पहुंचने के लिए फिर वर्क इन प्रोसेसेस की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वो क्यों करनी पड़ती है और कैसे होती है उसको समझने के लिए पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वर्क इन प्रोसेस होता क्या है। थोड़ा सा मैंने कल आपको आइडिया दिया था, तो वहीं से मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। वर्क इन प्रोसेस मीन्स होता है ऐसी गुड्स जो अभी 100% कंप्लीट ना हो, सेमी फिनिश गुड्स भी कह सकते हैं और लेस देन 100% कंप्लीटेड गुड्स भी कह सकते हैं। और रॉ मटेरियल वो होता है जिस पे अभी काम स्टार्ट होना होता है। अगर आपके रॉ मटेरियल स्टोर रूम में, जरा दोबारा काइंडली एक फैक्ट्री की डायग्राम सामने रखना था। ये बड़ा डायग्राम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप जरा मेरी बात थोड़ी सी अगर कंप्लीट हो लेने थे। आप अपने जहन में वो ला रहे हैं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है और मैं यकीनन कल से कुछ एक नई बात बीच में रख रहा हूँ। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपने पहले पढ़ा है आपको वही पता है, लेकिन जो मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ ये आपका पहले आइडिया सही नहीं है। तो मुझे जरा अगर थोड़ा सा टाइम देने, 10-15 मिनट जरा दे दें। मेरा ख्याल है आपने कल भी क्वेश्चन पूछा था, मैं अगर आपके क्वेश्चन को सही एड्रेस कर सकता हूँ तो 10-15 मिनट मुझे जरा दे दें, ये बात जरा मेरी कंप्लीट हो जाए। जी सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ, ये आपने अपने सामने फैक्ट्री की डायग्राम रखना है। अगर बेटा रॉ मटेरियल स्टोर रूम में कोई रॉ मटेरियल का स्टॉक बचा पड़ा है तो उस पे तो अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। प्रोसेसिंग स्टार्ट कहाँ जाके होनी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद जरा फिनिश गुड स्टोर रूम को ज़हन में लाएं। जरा फिनिश गुड स्टोर रूम में अगर कुछ चीजें पड़ी हैं तो वो डेफिनेटली 100% पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कंप्लीट हुई होंगी तो फिनिश गुड स्टोर रूम में पहुंची। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में 3 तरह के स्टॉक्स पॉसिबल है। रॉ मटेरियल का स्टॉक भी हो सकता है रॉ मटेरियल स्टोर रूम में, फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हो सकता है फिनिश गुड्स के स्टोर रूम में, फिनिश गुड्स बन गई हैं लेकिन अभी सेल नहीं हुई। लेकिन रॉ मटेरियल और फिनिश गुड स्टॉक के साथ साथ
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में समटाइम्स सेमी फिनिश गुड्स भी स्टॉक में हो सकती हैं। तो सेमी फिनिश गुड्स मींस ऐसी गुड्स जिन पे 100% काम अभी कंप्लीट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल 99.9% काम भी हुआ है तो इवन देन वो गुड्स क्या कहलाएंगी? वर्क इन प्रोसेस ही। फिनिश गुड्स वो कब कहलाएंगी? जब काम 100% कंप्लीट हुआ। अगर 1% काम भी हुआ है तब भी वर्क इन प्रोसेस है, 60% काम है तब भी वर्क इन प्रोसेस है, 99.99999 जितना मर्जी आगे चले जाए, अगर 100% नहीं है तो गुड्स वर्क इन प्रोसेस में कहलाती हैं। अब अगर पीरियड के स्टार्ट पे गुड्स बन रही थी और कंप्लीट नहीं है तो हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड्स यूज करेंगे, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। क्लियर है प्लीज? और अगर पीरियड के एंड पे गुड्स बन रही हैं और इनकम्प्लीट है तो फिर वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। लेकिन पिछले साल का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि पिछले साल के एंड तक गुड्स पे 40% काम हो गया था तो ये पिछले साल के एंड पे 40% काम जो हो गया था ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। लेकिन यही बेटा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा और वही 40% काम जो हुआ था वो हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा। फिर रिमेनिंग जो 60% काम है वो फिर हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड में होगा, तभी वो गुड्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। ये वर्ड्स क्लियर है मेरे? इसी तरह अगर हमारे वाले साल के एंड पे फॉर एग्जांपल कुछ गुड्स पे 80% काम हुआ था, हो सकता है तो वो अभी भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ही है, लेकिन वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब उस पर फिर रिमेनिंग कितना काम होगा? 20%। फिर रिमेनिंग नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब होगा तो फिनिश गुड्स बनेगा। तो जो काम आपके पीरियड में हो गया उसके अलावा जो रह गया वो फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ही हो सकेगा अगर गुड्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर हो रही हैं। ये परसेंटेजेस मेरी को समझ आ रही है? मतलब मैं अगर 20% काम हुआ तो वो भी 20% भी वर्क इन प्रोसेस है, 60% 80% जो भी हो गया वो वर्क इन प्रोसेस है अगर लेस देन 100% है। जितना रिमेनिंग रह जाएगा उतना रिमेनिंग काम फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ही कंप्लीट होके फिर ये गुड्स फिनिश गुड्स स्टोर रूम में जा सकेंगी। अब यहाँ तक ओके है प्लीज? एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? वर्क इन प्रोसेस समझ आ गया? क्या होता है वर्क इन प्रोसेस अपने वर्ड्स में जरा बताएं जी। अब जिन हजरात ने बेटा FA1 पढ़ा हुआ है तो FA1 वाले हजरात ने एक वर्ड सुना होगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये सिर्फ मैं FA1 वाले हजरात से बात कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ा हुआ है FA1। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बेटा होता है अगर कोई नॉन करंट एसेट बन रहा हो, कोई मशीनरी इन प्रोसेस है, कोई बिल्डिंग इन प्रोसेस है, वो नॉन करंट एसेट्स के एंगल से बहस हो रही है। ये इन्वेंटरीज की बहस है तो उसे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करंट एसेट्स में आप लिखते हैं और जो वर्क इन प्रोसेस है ये इन्वेंटरी इन प्रोसेस है, ये फिर करंट एसेट होता है। तो जिन हजरात को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का पता है, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से सिर्फ बात नहीं हो रही है, ये इन्वेंटरीज या फिनिश गुड्स इन प्रोसेस है, तो इसके लिए सिर्फ वर्ड वर्क इन प्रोसेस ही यूज होता है। ठीक है डिजाइन? हाँ, जिन हजरात को भी कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का पता ही नहीं है तो वो सबसे बेस्ट है, ये है ही वर्क इन प्रोसेस, ये उसकी बात ही नहीं हो रही। तो जिन हजरात ने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड नहीं सुना उनके सामने ये जो वर्ड है इस वक्त आपको उसकी जरूरत नहीं है। जब आप FA1 में इंशाल्लाह आगे और चलेंगे तो आपको ये वो वाला वर्ड भी समझ आ जाएगा। लेकिन प्लीज मिक्स ना कीजिएगा, ये क्या इन प्रोसेस है? नहीं नहीं, वो तो मैंने उसी की ट्रांसलेशन की है ना। ये क्या चीज इन प्रोसेस है? ये फिनिश गुड्स इन प्रोसेस। फिनिश गुड्स पे अगर फॉर एग्जांपल काम 100% कंप्लीट नहीं है तो वो फिनिश गुड्स फिर वर्क इन प्रोसेस कहलाती है। गुड्स को हम फिनिश गुड्स कब कहेंगे? हम चीजों को रॉ मटेरियल कब कहेंगे? जब कोई काम अभी नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ हो गया और कुछ रहता है तो फिर वो वर्क इन प्रोसेस है। सिंपली वर्क इन प्रोसेस मींस फिनिश गुड्स। ये जो मैंने कहा आपसे सेमी फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स इन प्रोसेस के लिए वर्ड होता है वर्क इन प्रोसेस। अब जरा आए अपने जहन में इस तरह से सिचुएशन बना लें, लेट्स अज्यूम आपकी अपनी फैक्ट्री है, एक अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपनी फैक्ट्री है। लॉजिकली अगर देखें तो प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर कैसे हो रहा होगा? लेट्स अज्यूम पीरियड के स्टार्ट पे कुछ गुड्स बन रही थी जो पिछले पीरियड से अगले पीरियड में आई हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कुछ चीजें थी पिछले साल वो कंप्लीट नहीं हो सकी, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो गुड्स क्या कहलाएंगी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। बार बार बहुत सी चीजें आपको महसूस होगा, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये चीजें जरा सेट रहें आपके जहन में, और आपकी अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो होपफुली आपको भी जरा याद रखने में आसानी रहेगी। तो पिछले पीरियड के एंड पे जो गुड्स बन रही हैं
वो नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाता है। अब सबसे पहले अगर लॉजिकली सोचा जाए तो क्या आप उन्हीं गुड्स को कंप्लीट नहीं करेंगे जो पीरियड के स्टार्ट पे ऑलरेडी बन रही हैं, या उनको छोड़ के पहले आप और चीजें बनाना शुरू कर देंगे? हो सकता है कोई मैनेजमेंट इस तरह का डिसीजन ले, लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं होगी। मोस्ट लॉजिकल नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन है कि सबसे पहले आप उन गुड्स को कंप्लीट कर रहे होंगे जो पीरियड के स्टार्ट पे ऑलरेडी बन रही थी, पिछले साल से अगले साल पे आ रही हैं। लेट्स अज्यूम अगर उन गुड्स पे 40% काम हो गया था, तो रिमेनिंग 60% काम करके सबसे पहले आपने ड्यूरिंग द ईयर उन्हीं गुड्स को 100% कंप्लीट किया होगा। ये मैं सही अजम्पशन ले रहा हूँ? नॉर्मल सिचुएशन हमेशा क्या होगी कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो लास्ट ईयर का था, उसी को अपने नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में रिमेनिंग खर्चा करके, नाम तो हमने ओपनिंग दे दिया, लेकिन उस ओपनिंग पे हमने सारा खर्चा इस साल ही किया, या जो जितना पीछे हो गया था उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया था? ये जो रिमेनिंग वाला वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, उसके लिए परसेंटेज बना रहा हूँ। लेट्स से 40% काम हो गया था, तो फिर नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले आपने रिमेनिंग 60% और खर्चा करके उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया होगा। यहाँ तक ठीक है प्लीज? देन फिर अगर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर टाइम बचा आपके पास, तो फिर कुछ गुड्स ऐसे भी होंगी जो आपने इस पीरियड में ही स्टार्ट की होंगी, फर्दर उन्हें बनाना शुरू किया होगा, और अगर टाइम मिला होगा तो आपने उन्हें 100% कंप्लीट भी कर दिया होगा। इज इट पॉसिबल कि ये हो गया हो? पूरा साल हमारे पास है, तो हो सकता है फिर कुछ गुड्स ऐसे भी हों, कुछ गुड जिनका हमने रॉ मटेरियल स्टोर रूम से मंगवाया हो, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन प्रोसेस में हमने उन्हें 100% कंप्लीट करके फिनिश गुड्स में ट्रांसफर भी कर दिया हो। लेकिन देन थर्ड कैटेगरी ऑफ गुड्स वो भी हो सकती हैं जिन्हें हमने फिर करंट ईयर में स्टार्ट किया हो, लेकिन उन पे 100% काम करंट ईयर में कंप्लीट ना हो सका हो। उसे फिर हम क्या बोल रहे होंगे? उसे फिर हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बोल रहे हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर। पॉसिबिलिटी ये कि 3 तरह की गुड्स पे हमने कॉस्ट इंकर की होगी। सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे रिमेनिंग कॉस्ट इंकर की होगी। नंबर 2, उन गुड्स पे जिन गुड्स को हमने इसी पीरियड में स्टार्ट करके कंप्लीट किया होगा 100% कॉस्ट इंकर की होगी। ये 100% समझ आता? जिनको हमने स्टार्ट किया और कंप्लीट कर लिया, उनका सारा खर्चा तो इसी पीरियड में हुआ होगा। और फिर ये भी पॉसिबल है कि पीरियड एंड पे कुछ गुड्स ऐसी हों जिन पे हमने कुछ काम कर लिया हो और कुछ काम अभी करना रह गया हो। यहाँ तक कुछ बात समझ आई मेरी? तो अब जरा 8,70,000 ढूंढे, एक फिगर जो कल हमने सॉल्व की थी। इस 8,70,000 में मटेरियल भी है, कंसंट्रेट सर, मटेरियल भी है, लेबर कॉस्ट भी है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हैं, और इन अदर वर्ड्स ये इस पीरियड की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने सम कर ली है। लेकिन इस 8,70,000 की कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की रिमेनिंग कॉस्ट होगी सर? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की इस पीरियड में रिमेनिंग कॉस्ट इसमें शामिल होगी, या इसमें 100% कॉस्ट शामिल होगी? बाकी जितनी भी इसकी कॉस्ट है, वन सेकंड परसेंटेज यूज कर लेते हैं। लेट्स से 60% इस पीरियड में कॉस्ट आई है, बाकी 40 कब आई थी? वो तो पिछले साल के खर्चों में होगी। तो इस 870 को हमने सॉल्व कैसे किया? इसमें सबसे पहले इस साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा हमने, लेबर कॉस्ट लिखी है, उनको सम करके प्राइम कॉस्ट बनाई है, फिर उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करके 870 निकाल लिए। तो इस ड्यूरिंग द ईयर की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में रिमेनिंग कॉस्ट आ रही होगी या 100% कॉस्ट आ रही होगी? आनी डेफिनेटली वही चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें 100% कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच वर स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर होगी। और नंबर थ्री उन गुड्स की भी उतने परसेंट कॉस्ट होगी जिन जो अभी इन प्रोसेस है। तो लेट्स अज्यूम अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 70% है, तो 70% ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की फिगर भी इसमें शामिल होगी। बाकी 30% कब शामिल होगी? जब नेक्स्ट ईयर काउंटिंग ईयर आएगा। तो इस 8,73,000 में 3 तरह की आइटम्स की कॉस्ट पॉसिबल है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी? कोई कंफ्यूजन? अब इसको मैं चाह रहा हूँ जरा लिस्ट डाउन हम कर लें, ताकि ये चीज थोड़ी सी अगर रिवाइज करें तो जहन में दोबारा आ जाए। मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की हेडिंग लिखी थी, इसके बाद आप लोगों ने लिख ली थी। हेडिंग के बाद जरा 2 लाइन और छोड़ दें, और उसके नीचे जरा एक छोटा सा नोट लिखें। 2 लाइनें ये ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की हेडिंग से और नीचे 2 और एक्स्ट्रा छोड़ के जरा एक नोट लिखें कर ली।
ये 870,000 के एंगल से नोट ये लिखवा रहा हूं कि इस 870,000 में क्या क्या होना चाहिए। दिस अमाउंट ऑफ 8,70,000 rupees should comprise of number 1, सेंटेंस स्टार्ट मैं करूंगा, एंड आपने करवाना, इन्वॉल्व रहिएगा जरा। रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ, बोले 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 बोले, नहीं रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ नहीं बोलना, वो तो मैंने बोल दिया, सेंटेंस पूरा करवाना। ठीक है, ये भी बोल दे, सेंटेंस पूरा करवाना। किसकी रिमेनिंग कॉस्ट? पूरे वर्ड्स, रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। रिमेनिंग क्या होगी यार, ये तो 100% होगी। अब रिमेनिंग में वर्ड्स लिख रहा हूं, मतलब अगर 30% काम हो गया था तो 70% होगी, 90% हो गया था तो 10% होगी, 80% हो गया था तो जितना रिमेनिंग था वो फिर हमारे पीरियड में सबसे पहले उस पर इंकर हुआ होगा, ताकि उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा सके। नंबर 2, इसमें किसका खर्चा पॉसिबल है? 100% कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स, 100% cost of those goods started and completed during the year. जिन गुड्स को आपने इसी पीरियड में बनाना शुरू किया होगा और इसी पीरियड में अगर उन्हें कंप्लीट भी कर लिया तो उनकी फिर 100% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस कॉस्ट में शामिल हो जाएगी, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की। समझ आ रहा है? स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड मींस ऐसी शर्ट्स जिनका इसी पीरियड में क्लॉथ मंगवाया और इसी पीरियड में उनकी स्टिचिंग कंप्लीट करके उन्हें फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया। क्या भी इसी पीरियड में हुआ और क्या भी इसी पीरियड में हुआ? स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर आपने बहुत सी गुड्स ऐसी हो सकती हैं जिन्हें स्टार्ट किया और कंप्लीट करके फिनिश गुड्स स्टोर रूम में ट्रांसफर कर दिया हो, तो उनका भी डेफिनेटली इस पीरियड में खर्चा आया होगा। नंबर 3, नहीं बेटा अब इसमें रिमेनिंग शायद वर्ड नहीं आना चाहिए। रिमेनिंग जो कॉस्ट है वो तो अपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे इंकर करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब वर्ड्स इंशाल्लाह मैं लिख देता हूँ, वर्ड्स से परेशान ना हो। थर्ड इसमें होगा क्या, पहले ये प्रिंसिपली वैसे डिसाइड कर लेते हैं। फिर कुछ ऐसी गुड्स होंगी जिन्हें हमने स्टार्ट तो किया लेकिन उन्हें कंप्लीट नहीं कर सके, तो उनका उनकी जितनी परसेंट कॉस्ट इंकर हुई होगी वो इसमें होगी, या जो रिमेनिंग इंकर होनी है, जो इंकर हुई होगी वो इसमें शामिल होगी। तो जो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इंकर हुई है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे वो इसमें शामिल हुई है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर 40% काम हुआ है तो वो 40 इसमें आ रहा होगा, 30 हुआ है तो 30 आ रहा होगा, 70 हुआ तो 70 आ रहा होगा। तो परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड टू द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ऐसे लिख दो, परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड टू द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग परसेंटेज ऑफ कॉस्ट? जितने परसेंट है, रिमेनिंग से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ये रिमेनिंग की परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इंकर्ड ऑन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाला सेंटेंस कब हुआ होगा? ये जो मैंने ऊपर पॉइंट 1 बनाया वो फिर पिछले साल में, जो इंकर हुई होगी कॉस्ट वो पिछले साल में, जो बाकी कॉस्ट रह गई होगी वो हमारे साल में। इसी तरह जो हमारे पीरियड में इंकर हुई है वो इसमें 870 में आ रही होगी, और जो रिमेनिंग रह गई है वो फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इंकर होगी, तो ये गुड्स कंप्लीट होंगी। तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट समझ आ जाएगा, लिख लें, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट which is incurred percentage of cost incurred on closing working process। अगर 30% है तो 30%, 40 है तो 40,
एंड सो ऑन। जितना भी खर्चा हमारे पीरियड में हुआ है इन पे, उसकी कॉस्ट आ रही होगी। इन गुड्स में और पॉइंट नंबर 2 वाली गुड्स में क्या डिफरेंस है? दोनों में फर्क ये है कि स्टार्ट तो दोनों हुई शायद, लेकिन पॉइंट नंबर 2 वाली गुड्स कंप्लीट भी हो गई, लेकिन ये जो पॉइंट नंबर 3 में है ये स्टार्ट हो गई लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो सकी, इसलिए वर्क इन प्रोसेस है। और क्लोजिंग मैंने इसलिए लिखा है कि वी आर अज्यूमिंग के साल का एंड आ गया और रिमेनिंग फिर खर्चा इसका नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब होगा तो देन ये गुड्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होंगी। ठीक है जी, प्लीज। आई होप कि हम कोई रट्टा लगाने वाली बहस नहीं कर रहे। 870,000 इज द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दिस पीरियड, और ये कॉस्ट किन किन गुड्स पे इंकर हुई होगी ये मैंने आपके सामने लिखा है। आई रिक्वेस्ट एक नजर पढ़ भी लें, अगर यहाँ तक कोई और कंफ्यूजन है तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कंसंट्रेट किया करें प्लीज क्लास में। जी बेटा ठीक है अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी ये वर्क इन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गया जी? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में जो चीजें उसकी बात हो रही है, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। जो गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्ट तो की, ऐसी शर्ट्स सपोज कर लें, ऐसी शर्ट्स जिन्हें इस पीरियड में स्टार्ट तो किया था बनाना, लेकिन ईयर एंड आ जाने की वजह से उसे हम ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट नहीं कर सके, उन्हें हम ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट नहीं कर सके। तो जो खर्चा किया है वो तो इस पीरियड में इंकर हो गया होगा, लेकिन उस खर्चे से ये गुड्स अभी 100% कंप्लीट नहीं हुई होंगी, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में फिर कंप्लीट होंगी। कंप्राइज ऑफ का मतलब कंसिस्ट ऑफ जी, ये इसके अलावा नहीं है। अच्छा बेटा क्लास जब भी आप काइंडली ज्वाइन करें हमेशा अपने प्रॉपर नाम से ज्वाइन करें। तो बेटा ये मिस्टर MH, आई होप कि आपका अच्छा सा नाम है कोई, तो काइंडली प्लीज सीरियस किया करें चीज़ें, प्रॉपर नाम से ज़रा दोबारा ज्वाइन करें। जी वो आपकी मर्जी है, अगर कोई सेंटेंस का वर्डिंग अगर डिफरेंट करनी है आप लोगों ने। ये डेफिनेटली बेटा एक साल का अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो फिर वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। वो तो इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगर क्लोजिंग रॉ मटेरियल है तो नेक्स्ट ईयर क्या कहलाएगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, ओपनिंग फिनिश गुड्स। इसी तरह जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट पे करना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गए क्वेश्चंस? जी आप लोगों का तो नहीं कोई क्वेश्चन? देन सर इन पॉइंट्स को मैंने इसलिए लिखवाया है ताकि जब मैं ये फाइनल एक एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करूं वर्क इन प्रोसेसेस की, तो ये फिर मुझे जरा अगर बता सकें ये कैसे करना है। जी परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं कि पिछले साल का अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 30% है, 30% तक कंप्लीट हुआ था, तो इस साल का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी 30% ही कंप्लीट हुआ हो। ये समझ आइए मेरी बात? क्या ये जरूरी है कि अगर पिछले साल 30% तक गुड्स कंप्लीट हुई थी तो इस साल का जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो भी 30% ही कंप्लीट हुआ? परसेंटेज बड़ा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस का मतलब है ऐसी चीजें जो 100% कंप्लीट नहीं हुई। तो 100% अगर कंप्लीट नहीं है तो परसेंटेजेस में भी डिफरेंट, लेकिन इवन देन अगर 100% नहीं है तो हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ही कहेंगे। जी अब मैंने दो फिगर जरा लिखनी है, इसको जरा लिखने से पहले जरा समझा जरा दीजिएगा मैं चाह क्या रहा हूँ, तो अभी लिखने की जरा बहस छोड़ दो जरा। लेट्स से बेटा ये मैंने जहाँ लिखा था ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और आप लोगों ने भी मेरे साथ लिखा था, अगर मैं इसके सामने लिखूं सपोज 20,000 रुपीज, फुल कंसंट्रेट जरा प्लीज करें, तो ये 20,000 रुपीज की कॉस्ट इस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे करंट ईयर में इंकर हुई है या प्रीवियस ईयर में इंकर हुई होगी? ये मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बोला किसे होगा? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो मैंने अगर 20,000 सामने लिखा है तो ये एग्जैक्टली वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो ये 20,000 इस पीरियड में इंकर नहीं हुआ होगा, ये पिछले पीरियड में इंकर हुआ होगा। क्या ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस शुड बी द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ लास्ट ईयर? अगर वो 20,000 था तभी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 20,000 है। तो क्या ये 20,000 इस पीरियड का खर्चा है या पिछले पीरियड में इंकर हुआ था? अब मैंने यहाँ लिखा क्यों ये एक अलग बहस है, तो वो मैं अभी इंशाल्लाह आप ही से पूछता हूँ।
लेकिन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने अगर 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, जो भी अमाउंट है, ये किस साल से आई होगी, और पिछले साल में आपने इसी अमाउंट को क्या कहा होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओके, देन अगर ये वर्क इन प्रोसेस की बहस हो रही है तो फिर डेफिनेटली 20,000 इन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की गुड्स की 100% कॉस्ट नहीं हो सकती। अगर ये 100% कॉस्ट होती तो फिर ये वर्क इन प्रोसेस ही नहीं। तो अगर ये गुड्स इन प्रोसेस है तो फिर दिस 20,000 इज नॉट रिफ्लेक्टिंग 100% कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स। नहीं समझ आ रही? लेट्स अज्यूम अगर मैं इसके साथ एक 40% परसेंटेज लिखूं तो आप बताइए 20,000 और 40% का क्या मीनिंग होगा? सबसे पहले ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पिछले साल का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, और जो पिछले साल का क्लोजिंग फिगर और परसेंटेज होगी वही ओपनिंग बनी। तो इस परसेंटेज का मतलब है कि 40% काम हुआ था और 40% काम की वजह से 20,000 रुपए की कॉस्टिंग कर हुई। ये हुई थी क्यों बोला मैंने? क्लोजिंग बिकम्स ओपनिंग। अब ये सारी बात ध्यान में रख के जरा नीचे वाला जो भी 3 पॉइंट्स आपने मेरे साथ बनाया था उसका पॉइंट 1 दोबारा पढ़ेगा। ये जो 8,70,000 है, क्या इसमें इन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली गुड्स का रिमेनिंग 60% खर्चा आ रहा होगा? और 40% आ रहा होगा यार। 40% कब आ गया मेरी इन फिगर्स की बेस पे? और मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले इन्हीं गुड्स पे रिमेनिंग मीन 60% काम करके हमने इन गुड्स को कंप्लीट किया होगा। अपने जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, स्टेटमेंट का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हमने ये कैलकुलेट करना है कि जो गुड्स इस पीरियड में मैन्युफैक्चर हुई हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। तो क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे वाले पीरियड में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ? क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे वाले पीरियड में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ होगा? ये स्टार्ट कब हुआ होगा? लेकिन अगर ये पिछले साल कंप्लीट हो जाता फिर ये वर्क इन प्रोसेस नहीं होना चाहिए था। तो अगर ये वर्क इन प्रोसेस था तो रिमेनिंग काम हमने अपने काउंटिंग पीरियड में किया होगा। तो ये गुड्स मैन्युफैक्चर कब हुई है फाइनली, करंट पीरियड में या लास्ट पीरियड में? तो करंट पीरियड में ये फिनिश गुड्स बनी है। कितना खर्चा पिछले पीरियड में? 40%। बाकी हमारे पीरियड में अगर हुआ है तभी ये 100% कंप्लीट हुई होंगी गुड्स। तो हमारी जो स्टेटमेंट है इसमें हमने कैलकुलेट करना है कि जो हमारे पीरियड में गुड्स बनी है उनको बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो 870,000 में शामिल है, आपको पता है सर। और अगर पिछले साल में जो 40% कॉस्ट आई थी वो भी इस 20,000 अगर मैं इस 870 में ऐड कर लूं तो क्या 100% गुड्स बनाने की कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगी? 870 में सिर्फ कौन सी कॉस्ट है? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग में अगर वो कॉस्ट भी ऐड हो जाए जो पिछले साल इंकर हुई थी तो फिर ये इस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की 100% कॉस्ट हो जाएगी जब हमने इसे करंट ईयर में कंप्लीट कर लिया। नहीं समझ आई? क्यों प्लस कर रहा हूँ? ये तो पहले प्लस है। एक और चीज भी, मेरा तो ख्याल 20,000 पहले शामिल है। 20,000 पहले शामिल क्यों नहीं हो सकता? ये ओपनिंग मींस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मींस पिछले साल का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में ये खर्चा पिछले साल हुआ है तो रिमेनिंग खर्चा हमारे पीरियड में। लेकिन उस रिमेनिंग में अगर जो ऑलरेडी खर्चा हो गया था प्लस करेंगे तभी इन गुड्स की 100% कॉस्ट कैलकुलेट हो सकेगी। कुछ बात समझ आइए प्लीज? मैं दोबारा इंशाल्लाह रिपीट भी करूंगा लेकिन थोड़ा सा अपने जहन में सेटिंग करें जरा। वर्क इन प्रोसेस मींस जो गुड्स बन रही हैं। अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहूँ तो लास्ट ईयर तो एंड में बन रही थी, और अगर क्लोजिंग ओपनिंग बोलूं तो पीरियड के स्टार्ट पे गुड्स बन रही थी। रिमेनिंग काम हमने किया इस पीरियड में, लेकिन रिमेनिंग काम से सिर्फ गुड्स नहीं बनी, तो पिछले पीरियड में खर्चा हुआ था उसको भी प्लस करना पड़ेगा ताकि आपके पास 100% कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट हो सके। ओके प्लीज। देन उसके बाद एक और फिगर, लेट्स अज्यूम आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने अगर मैं लिखूं लेट्स अज्यूम 30,000 रुपीज, और सपोज दिस 30,000 रुपीज इज रिफ्लेक्टिंग 55% कॉस्ट। आप बाद में आराम से लिखिएगा, पहले बात जरा समझ लेना। अब मैंने इसके सामने एक परसेंटेज भी लिखी है और अमाउंट भी लिखी है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अब कह रहा हूं
करंट ईयर का या लास्ट ईयर का? अब करंट ईयर में आ गए हम, करंट ईयर के एंड पे ये गुड्स बन रही थी। 55% मींस 55% काम हो गया है। डेफिनेटली कितना रहता है वो, इसका मतलब इस पीरियड में नहीं हो सका, वो फिर अब नेक्स्ट पीरियड में ही होगा। अब 55% के सामने 30,000 रुपीज क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? 30,000 रुपीज कॉस्ट इंकर हुई है इस 55% काम को कंप्लीट करने में। इज इट 100% कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स? क्या हमारे पीरियड में खर्चा हुआ ही कोई नहीं? हुआ है, लेकिन इस खर्चे से ये गुड्स फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट नहीं, ये गुड्स 100% मैन्युफैक्चर नहीं हो सके। 870,000 ढूंढे जरा, क्या इस 870,000 में ये 30,000 शामिल होगा? नीचे जाए, 3 पॉइंट्स में जाए, लास्ट पॉइंट पढ़े जरा। अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज, क्या 55% कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 870,000 रुपीज में शामिल होगी? क्यों शामिल होगी यार? क्या इनका मटेरियल हमने मंगवाया होगा, कुछ लेबर का खर्चा आ गया होगा, कुछ ओवरहेड्स भी शायद आ गए हो, लेकिन अभी 100% नहीं है। तो इस पीरियड का अगर खर्चा है तो खर्चों में तो हमने लिस्ट डाउन किया होगा, लेकिन इस कॉस्ट ऑफ 30,000 रुपीज से ये गुड्स अभी 100% कंप्लीट नहीं हो सकी हैं, बिकॉज इट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब बेटा दोबारा जो स्टेटमेंट की हेडिंग अगर वो समझ आ जाए तो इंशाल्लाह पर एडजस्टमेंट करवा देंगे। ये स्टेटमेंट की हेडिंग है, देख के जरा फाइनल कर लें जरा ज़हन में। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यकीनन ये 30,000 कॉस्ट हमारे पीरियड में इंकर तो हुई है, लेकिन इस कॉस्ट के इंकर होने से ये गुड्स फिनिश गुड्स में अभी कन्वर्ट नहीं हुई है। देयरफॉर ये 30,000 क्या 870,000 में है? 870,000 में है, लेकिन क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में इसे शामिल होना चाहिए? इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में किस साल शामिल होना चाहिए? अगले साल कब शामिल होना चाहिए इसे? आप लोगों को सबको पता है कि यही जो 30 है, नेक्स्ट ईयर इसने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बनना है। एक सेकंड, नेक्स्ट ईयर विजुअलाइज करें। नेक्स्ट ईयर यही 30,000 वाली जो गुड्स हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाएंगी। नेक्स्ट ईयर आप जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे, हिम्मत नेक्स्ट ईयर अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट हो रही हो, सपोज वो 9 लाख रुपए का खर्चा है, क्या उस 9 लाख रुपए में इन गुड्स का, इन 30,000 रुपीज वाली गुड्स का रिमेनिंग 45% खर्चा आ रहा होगा? तो वो 45% खर्चा प्लस 55% खर्चा फिर 100% होके फिनिश गुड्स में उस वक्त ये फिगर कन्वर्ट होगी। तो दिस 30,000 इज इंकर्ड इन द करंट ईयर। मैं अब वापस करंट ईयर में आ रहा हूँ, लेकिन 30,000 इंकर होने से गुड्स अभी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुई, ये इन प्रोसेस गुड्स हैं। हम इस स्टेटमेंट में असल में चाहते ये हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मीन जो गुड्स इस साल कंप्लीट हुई हमारे पीरियड में उनकी कॉस्ट आ जाए। देयरफॉर 870 में ये 30,000 फाइनल करें, आ रहा होगा? 870 में 30,000 आ रहा होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में इस 30,000 को इस साल क्यों नहीं आना चाहिए? कॉस्ट तो इंकर हुई है, लेकिन इस कॉस्ट से भी गुड्स 100% फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुई है। देयरफॉर फिर इस 30,000 को वर्किंग करते हुए 8,70,000 में से प्लस कर दें या माइनस कर दें? वाई माइनस, ट्राई ट्राई ट्राई। क्या ये खर्चा नहीं हुआ? खर्चा तो हुआ है, माइनस फिर क्यों कर रहे हैं? माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस खर्चे से ये गुड्स 100% फिनिश गुड्स नहीं बनी, कंप्लीट नहीं हुई। और हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितनी ऐसी कॉस्ट है जिससे 100% गुड्स कंप्लीट हुई है। तो क्या इस 50,000 की कॉस्ट ने ऐड होना है? कॉस्ट में ऐड होना है, लेकिन करंट ईयर में नहीं, नेक्स्ट ईयर में ऐड होना है। तो इस साल बेटा इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि इस कॉस्ट से फिनिश गुड्स कंप्लीट नहीं हुई। हाँ डेफिनेटली इसे प्लस होना है नेक्स्ट ईयर में, जब इन पे रिमेनिंग काम हो जाएगा फिर इस कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में शामिल होना चाहिए। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। इससे पहले कि मैं प्लस माइनस नेगेटिव साइन लगाऊं, आप बताएं 20,000 का क्या होना चाहिए जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है? रीजन नहीं, वो ठीक है, शायद आपको याद आ गया बचपन में अपने शायद अट्टा सा भी कोई लगाया होगा, लेकिन मैं लॉजिकली बात खत्म करके आगे चलना चाह रहा हूँ। वाई 20,000 ऐड कर लें, ये वो कॉस्ट है जो पिछले पीरियड में इंकर हुई थी,
लेकिन इस पीरियड में अब ये गुड्स क्योंकि कंप्लीट हो गई होंगी और रिमेनिंग कॉस्ट में देयरफॉर इस अमाउंट को ऐड करेंगे तभी इनकी 100% कॉस्ट बनेगी। और 30,000 इनकम तो हमारे पीरियड में हुआ है, लेकिन इसके इंकर होने से भी गुड्स 100% नहीं है, इसको तब कॉस्ट में ऐड करेंगे जब ये भी फिनिश गुड्स में नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करने की वजह समझ आ गई है? मुझे कैलकुलेट कर दें जरा फाइनल फिगर। 870 प्लस 20 माइनस, जी सॉरी, तो फाइनली व्हाट इज द नेम ऑफ 860, मुझे लिखवा दो जरा, आपका क्या ज़हन कहता है? दिस इज द फाइनल फिगर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। करें जी कंप्लीट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बट आपको समझ आप आगे? बताइए, तो सोच के पता चलना नहीं यार। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मिस्टर अमन किसे कहते हैं जो पिछले साल का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है? ठीक है मिस्टर अमन? जी बेटा, जो इस पीरियड में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे काम हुआ है वो इसी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आ रहा होगा ना? जी अगर इस पीरियड में 55% इंकर हुआ है खर्चा, तो इस पीरियड में क्या 55% इस कॉस्ट में शामिल होगा? रिमेनिंग तो बेटा तब कॉस्ट इंकर होगी ना जब इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी दादा? जितना इंकर हुआ है, जितना हमारे पीरियड में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का एक्सपेंस इंकर हुआ है उसकी परसेंटेज है। जी जो मेरे सामने हजरात बैठे हैं, लिख भी लें आप जरा, कोई क्वेश्चन अगर है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। आपस की डिस्कशंस को प्लीज अवॉइड ही करेंगे, तो मेरे लेवल की अगर बात है तो वो कर लेते हैं। जी जी। नहीं बेटा क्या होगी 45 और 55 में से कहाँ 45 कहाँ? रिलैक्स रिलैक्स। अगले साल जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे अगले साल का, फिर डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर के फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, उसमें सबसे पहले आपने किस पे कॉस्ट इंकर की होगी? यही जिसे मैंने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहा है करंट ईयर में, यही नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट ईयर में इस पे और कितना काम होना है? तो इस 9 लाख में कितना आ रहा होगा? अगर सपोज ये 9 लाख फिगर हो तो इसमें 45% कॉस्ट और इंकर जो हुई है वो आ रही होगी। इसमें फिर और कितना ऐड हो जाना चाहिए? पिछले साल वाला जो 55% है 30,000 रुपीज, वो जब ऐड हो जाएंगे तो क्या इनकी 100% कॉस्ट फिर कंप्लीट हो जाएगी? अब इसी तरह जो मैंने ये जो 20,000 ऐड की है ये करंट ईयर में, क्या यही 20,000 पिछले साल के एंगल से अगर सोचो तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा, और उस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने 20,000 आ रहा होगा, और वो 20,000 मीन्स 40% काम हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर यही क्लोजिंग ओपनिंग बना एज इट इज। और ऊपर जो 8,70,000 रुपीज है इसमें कितने परसेंट कॉस्ट आ रही होगी? इनसे रिलेटेड 60% आ रही होगी, तो वो 60 और 40 जब प्लस होगा तो 100% कॉस्ट बन जाएगी। जितने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे कॉस्ट आ गई है उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाएगी वो फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इंकर होगी, और रिमेनिंग इंकर हो जाने के बाद ये पिछले पीरियड की जब कॉस्ट प्लस होगी तो फिर 100% कॉस्ट मिल के आपस में एड अप होकर बन जाएगी। ठीक है, एक दफा रिपीट करने का आइडिया, 30% काम हुआ है पिछले साल, तो अगले साल और कितना होगा? और 70 और 30 प्लस होके 100 हो जाएगा, तो रिमेनिंग अगले साल में, और जो करंट ईयर में इंकर हुआ वो करंट ईयर में। लेकिन करंट ईयर में माइनस करने की रीजन क्या है? कॉस्ट तो इंकर हुई है लेकिन इस कॉस्ट से भी ये गुड्स 100% कंप्लीट नहीं हुई। हम फाइंड आउट ये करना चाहते हैं कि जो इस पीरियड में गुड्स मैन्युफैक्चर हो गई हैं, मींस जो फिनिश गुड्स बन गई हैं, उनको बनाने की टोटल कॉस्ट क्या है, और जो अभी नहीं बनी है उसको फिलहाल हमने लेस कर दिया है, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में तब प्लस करेंगे जब वो गुड्स 100% कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक और कोई हाथ उठा होता है? सॉरी, एक क्वेश्चन पहले नजर आता है, आपके साथ कोई और भी था?
एक साल में बेटा 12 महीने भी हैं। नहीं, मुझे चांस तो देगा। मैं सर मैं सोच के आया हूँ, मुझे मौका तो दे। रिसेशन छोड़े और बड़ी चीजें मैं खुद बताता हूँ। नॉर्मल सिचुएशन की मैंने बात कर दी है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस की सिचुएशन ये है कि आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ही कंप्लीट नहीं कर सके, वो एक्सेप्शन पॉसिबल। फिर वही ओपनिंग ही शायद क्लोजिंग में भी आ रहा होगा, और फाइनली आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो जीरो होगी। इसका मतलब आपने इस साल कुछ भी नहीं बनाया। तो पॉसिबिलिटी है कि इस साल कोई भी चीज कंप्लीट नहीं हुई। जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। और फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इसलिए जीरो होंगी क्योंकि आपकी ड्यूरिंग द ईयर फिनिश गुड्स बनी कोई नहीं। फिर समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आप जिस तरह की चीजें बना रहे हो उनका मैन्युफैक्चरिंग टाइम ही बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल कोई आप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप बोइंग प्लेन्स बनाते हैं और सपोज उसे बनाने में 3 साल लग जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर अगर ये पहले साल देखें दूसरे साल देखें तो कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं होगी। क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग बनता होगा, क्लोजिंग ओपनिंग, ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग ओपनिंग। तो अगर उस तरह का बिजनेस है तो ये भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली मैंने जो एग्जांपल रखी थी आपके सामने वर्किंग करते हुए, हम शर्ट्स बनाने की एग्जांपल ले रहे थे। आई होप कि कोई वो शर्ट्स, नॉर्मल सिचुएशन आपके सामने मैंने रख दी है, लेकिन इस नॉर्मल सिचुएशन से हम इंशाल्लाह कोई भी एक्सेप्टेंस सिचुएशन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो यकीनन पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आमतौर पे वो शायद नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, ये आप कुछ कर। नहीं बेटा, मैंने इसलिए 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश ये है कि जरा मुझे जरा बताया जाएगा। मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सामने 40% लिखा है। क्या ये 40% मैंने रिमेनिंग वाला लिखा है या जो पिछले पीरियड में इंकर हुआ था वो वाला लिखा है? जो पिछले पीरियड में इंकर हुआ था वही मैंने लिखा होगा, क्योंकि ओपनिंग कहते हैं किसे, जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग है उसी को एज इट इज ओपनिंग करता है। क्लोजिंग ही ओपनिंग होता है। तो 40% इसकी ऑलरेडी स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी, मतलब ये कंप्लीट 40% था। अब 870,000 में जो ऊपर फिगर आई थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की, उसमें इन गुड्स का 40% होगा या रिमेनिंग होगा? रिमेनिंग कितना होगा? जितना और काम हुआ है। और नॉर्मल सिचुएशन इज कि हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को पहले कंप्लीट किया होगा, तो कंप्लीट करने पे रिमेनिंग फिर 60% कॉस्ट हो रही होगी। तो 870 में 60% कॉस्ट प्लस जब 40% होगी तो ये 100% बन जाएगी। नेक्स्ट ईयर अगर सोचें तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो करंट ईयर में है वो 55% अगर कंप्लीट है, तो नेक्स्ट ईयर 55% कॉस्ट तो करंट ईयर से जाएगी और रिमेनिंग कॉस्ट नेक्स्ट ईयर में इंकर होगी। कितनी होनी चाहिए रिमेनिंग? तो 45% और प्लस 55% टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो रिमेनिंग कब इंकर होगी और परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कब इंकर होगी? अगर ओपनिंग है तो उस पर फिर हमने रिमेनिंग खर्चा किया होगा, और अगर इस पीरियड का क्लोजिंग है कोई तो उस पर हमने इस पीरियड में जो काम किया होगा वो उसकी कॉस्ट में शामिल होगा। और उसको अभी हम इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि उस कॉस्ट से ये गुड्स 100% नहीं हुई, वो तब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मिलेंगे जब ये गुड्स 100% कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया जी? प्लस ना करके पहले तो बेटा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस कहाँ हो रहा है? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो आप जिस कॉन्सेप्ट की बात करें वो तो मैं बताता हूँ ना। मतलब पहले तो आप मुझे ये बताएं, ये माइनस पे आपको इतराज है? हाँ जी, ये बिल्कुल ये पहले बता दें 870 में शामिल है। 870 में ये 30 शामिल है, ये क्लियर है आपको? 870 में ये शामिल है, ये तो क्लियर है ना? अब बेटा जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना थोड़ा सा, अच्छा पहले हम रिवाइज कर लेते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट किस में यहाँ वैसे कोई एप्लीकेशन इसलिए नहीं बनती है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, आप लोगों ने जो पढ़ा होगा फिर वो मुझे बता दीजिएगा, पहले मैं जरा एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि अगर कोई हमें एक्सपेक्टेड हो के लॉसेज है शायद, तो उन्हें इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है। और अगर कोई गेन्स वगैरह एक्सपेक्टेड हो तो वो जब जब हो जाए, गेन्स को तब रिकॉर्ड करें जब वो हो जाए, लेकिन अगर लॉसेज एक्सपेक्टेड हो तो उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है। तो वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये कोई लॉस या गेन वाली बहस नहीं है। ये असल में एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनकम्स और एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करें जब वो इंकर हो जाए। तो ये असल में ये है। अब मेरा क्वेश्चन असल में पहले जरा डिफरेंट इसलिए होगा ताकि
आपको असल चीज समझ आ जाए, तो उसके बाद मेरी ये मैंने जो आपके सामने बात की एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से, एक्रूअल कॉन्सेप्ट है जिस पीरियड का खर्चा है उसे उसी पीरियड में रिकॉर्ड करें। तो ये बेटा जो 30,000 है अभी ये एक्सपेंस बना ही नहीं है, फुल कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड्स नहीं कर रहा, ये 30,000 कॉस्ट इनकम तो हुई है, लेकिन ये उन गुड्स पे इनकर हुई है जो अभी बन रही हैं। तो ये जो गुड्स अभी बन रही हैं ये वैसे ही हमारा एसेट है। ये जरा इस एंगल से सोचेगी थी सारे जरा, जो शर्ट्स इन प्रोसेस है क्या ये आपका कोई एसेट है? एसेट क्या होता है? जिससे फ्यूचर बेनिफिट मिलना हो। तो इन शर्ट से कोई फ्यूचर में बेनिफिट मिलना हमें, अभी थोड़ी सी बन गई, इंशाल्लाह इन्हें कंप्लीट करके फिर बेचेंगे। तो इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में तब जाना चाहिए जब इन शर्ट से हम फायदा ले लेंगे। तो ये शर्ट्स वाला, ये जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस वाली शर्ट्स हैं, ये फिलहाल हमारा एसेट है। तो ये 30,000 यहाँ से माइनस होके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ज़हन में लाएं। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 30,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह की क्लोजिंग इन्वेंट्रीज होती हैं, रॉ मटेरियल क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग और वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग। ये 3 तरह के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं ये करंट एसेट्स में आपको नजर आएंगे इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में तो आपको एक ही वो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से नजर आता है। क्लोजिंग स्टॉक आता है किसी के ज़हन में? वैसे क्लोजिंग स्टॉक का भी वर्ड सुना सर? क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स के शायद सबसे स्टार्ट पे लिखते हैं। तो जो स्टॉक बच गया वो आपका एसेट है। तो ये भी स्टॉक बचा हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल का स्टॉक बच जाए, फिनिश गुड्स का स्टॉक बच जाए या वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक बच जाए, ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में नहीं होना चाहिए, ये एज एन एसेट आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस करने का मतलब ही ये है कि ये फिलहाल एसेट है और इसको बाद में नेक्स्ट ईयर प्लस करने का मतलब क्या है? अब ये नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस बन, लेकिन उसमें भी शायद अभी एक बात मेरी रहती है, वो फिर मैं थोड़ा सा आपके वर्ड जरा ज़हन में रख के फिर एक्सप्लेन करूंगा। वाई माइनस, इट इज अ कॉस्ट विच इज इंकर्ड, लेकिन दिस इज नॉट येट एक्सपेंस, इट इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस। देयरफॉर इसे यहां से लेस करके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जा रहे हैं। ये तकरीबन अब बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ऊपर जाए जरा रॉ मटेरियल का भी क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ऊपर रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी ढूंढे, उसे भी यहाँ से माइनस क्यों किया हुआ? ये सेम कॉन्सेप्ट है, माइनस यहाँ से क्यों किया हुआ? नहीं क्यों माइनस किया हुआ? फिनिश गुड्स कहाँ से आ गई है? ये 4 लाख रॉ मटेरियल कंज्यूम तो है, लेकिन इसकी वर्किंग करते हुए एक माइनस की इसे। माइनस करने का मतलब यहाँ भी है कि ये अभी जो 2 लाख रुपया है ये हमारा एक्सपेंस नहीं बना, ये भी हमारा एसेट है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा इस 2 लाख का? नहीं ऐड कैसे होगा? नेक्स्ट ईयर यही 2 लाख क्या कहलाएगा? ओपनिंग क्या? ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिर उसमें परचेजेज ऐड होंगी, फिर अगर कोई बच गया तो माइनस होकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा, और जो कंज्यूम हो गया वो हमारे एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, आई होप के क्लियर हो गया। बाकी वो मैंने अभी फिनिश गुड्स की एक डिस्कशन करनी, तो इंशाल्लाह वो फिर मैं इन्हीं वर्ड्स के साथ वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप साथ हैं मेरे सारे? तो आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया? जी बेटा अगर नहीं कंप्लीट हुआ अगले अगले साल भी कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर दोबारा क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस बन जाएगा, सॉरी वही क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नेक्स्ट ईयर फिर ओपनिंग बन जाएगा। अगर फिर कंप्लीट नहीं हुआ तो वही क्लोजिंग बन जाएगा, एंड सो ऑन। जी बेटा आपके वर्ड्स जरा सही नहीं है आप लोगों के, ये बेटा अली रजा आपके वर्ड्स होने चाहिए कॉस्ट इंकर हो 30,000 कॉस्ट इंकर हो गई है, लेकिन इस कॉस्ट ऑफ 30,000 के इंकर होने से ये गुड्स अभी 100% कंप्लीट नहीं है। देयरफॉर जब ये गुड्स 100% कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर ये 30,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आएगा। ठीक है पहले तो ये स्टूडेंट सब आपके हो गए क्वेश्चन सारे एड्रेस? जी अब फाइनली और कोई क्वेश्चन तो नहीं? चलिए सर ये सारी बहस के बाद अब यहाँ से ऑनवर्ड्स जब भी कभी हमें जरूरत पड़े तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट जरा याद होना चाहिए। तो मेरे साथ जरा मेन मेन हेडिंग्स कम से कम एक दफा बोल लें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कभी ये बनानी पड़ जाए तो हम बना लिया करें। यकीनन अभी आपको अगर देख के बोलनी है तो देख के बोलें, मैं जरा लेकिन समराइज फॉर्म में आपके सामने कुछ वर्ड्स बोलना चाहूंगा। अपनी स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट में चले लें। यकीनन कैलकुलेशंस अपनी जगह है,
लेकिन समराइज फॉर्म में अगर आपके सामने वर्ड्स रखूं तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट आप हेल्प कर देना, इन दोनों को ऐड करके फिर उसके बाद हेडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिर एक लिस्ट बन जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट में ऐड करने से टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, जिसके नाम और भी बताएं लेकिन हम डिस्कशन करते हुए एक वर्ड से गुजारा कर लेते हैं। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया? एक क्वेश्चन यहाँ तक आपसे, और क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किसी ट्रेडिंग बिजनेस में बनाने की जरूरत पड़ेगी? ये स्टेटमेंट हमेशा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ही रिक्वायर्ड होगी। ट्रेडिंग बिजनेस में तो हमने गुड्स को मैन्युफैक्चर करना ही नहीं है। लेकिन बेटा जब ये स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बननी चाहिए? वैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कल आपने अपने रजिस्टर में बनाई है, जरा देखें जरा। क्या नहीं ट्रेडिंग में बनाई तो ट्रेडिंग में है, क्या ट्रेडिंग बिजनेस में भी और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दोनों में प्रॉफिट डिटरमिन होना चाहिए? लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट है ये ट्रेडिंग बिजनेस का पार्ट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब बना लेंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग बिजनेस में जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी वैसे ही बनेगी, लेकिन कुछ बस हेडिंग्स का डिफरेंस हो जाएगा। वो भी क्यों हो जाएगा इंशाल्लाह आप ही बता देंगे। ये प्लीज क्लियर है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बननी चाहिए ताकि क्या कैलकुलेट हो सके। तो हो तो गया प्रॉफिट कैलकुलेट, ये 8,60,000 प्रॉफिट जो था ये क्या था भाईजान, ये क्या था? ये तो चीजों को बनाने का खर्चा कैलकुलेट हुआ अभी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की हेडिंग लिखें और फिर उसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, उसकी जरा बात कर लेते हैं। ये अगर 2 साल में बेटा कंप्लीट हुए तो क्लोजिंग ओपनिंग बनता जाएगा। 2 सालों की जो गुड्स की कॉस्ट है वो फिर ओपनिंग बन जाएगी। ये हेडिंग देखें स्टेटमेंट ऑफ, जहां भी यहाँ पे है, नहीं जहां भी आप हैं उसके बाद एक हेडिंग लिखना है, मेरा ख्याल है स्पेस अगर बिल्कुल एंड हो गया पेज का वो ठीक है, अगर हाफ पेज या हाफ पेज तकरीबन है तो वो नेक्स्ट हेडिंग लिखें स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा कंप्रिहेंसिव इनकम ज्यादा वर्ड्स आपने पढ़े हैं या प्रॉफिट लॉस? चले कंप्रिहेंसिव इनकम लिखते हैं। जी सर ये सारी स्टेटमेंट्स फॉर द पीरियड होती हैं, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन होती है। नहीं सर एज ऑन, लेकिन ये एज ऑन साल का शुरू था और एज क्लोजिंग एज ऑन एट साल का एंड है, ये पूरे साल को कंसिडर किया गया सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिर ओपनिंग नहीं आता, उसमें सिर्फ फिर क्लोजिंग ही आता है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अलावा जो सारी स्टेटमेंट्स हैं ये फॉर द पीरियड ही हैं। ये फॉर द पीरियड का मतलब ये हमने पूरे साल के एंगल से देखा है कि इस पीरियड में गुड्स बनाने की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों इसलिए मेंशन किए हैं ताकि उन ओपनिंग क्लोजिंग की बेस पे हमारे पास इस साल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पूरा आ जाए। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम ब्रैकेट में लिखना है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, स्पेसिफाई करना। जी डेफिनेटली फॉर द ईयर एंडेड होगा इसमें, और जो भी उसकी डेट हो मैं उस डेट पे नहीं जा रहा, या थी हमारे पास पे डेट कल तो एज्यूम की बता दें ईयर एंड 31 दिसंबर रखा था, 30 जून था शायद, 30 जून 2024 था। जी मेरे साथ रहिएगा, पहले सुन लीजिएगा। सबसे पहले बेटा हेडिंग वही होगी जो ट्रेडिंग बिजनेस की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में होती है। क्या लिखा मैंने, लेकिन किसकी सेल्स, कौन सी गुड्स की? हम बस अब ये क्लियर रखना, अब रॉ मटेरियल नहीं, वर्क इन प्रोसेस नहीं, क्या बेचना है हमने, तो सेल किसकी? ऑफ फिनिश गुड्स। ये ब्रैकेट में जस्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि जरा डिफरेंशिएशन हो जाए।
तो जो भी अमाउंट होगी सेल्स की लिखेंगे एज इट इज, लेकिन किसकी सेल? फिनिश गुड्स की सेल लिख लें। नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग एज इट इज यहां भी होगी। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की डेफिनेटली कैलकुलेशन भी होनी है, वो तो शायद उसी तरह तकरीबन होगी, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के वर्ड्स का कोई मीनिंग बनाया है इन वर्ड्स को जरा ध्यान में रखें। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल की कॉस्ट चले ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, ऐसे ही हुआ ना कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर लें तो जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट की बात हो रही है। थोड़ा सा और अगर कंप्रिहेंसिव कर लें तो जो फिनिश गुड्स बेची हैं उनकी कॉस्ट डिटरमिन कर रहे हैं। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके आता क्या है? नहीं, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके आता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना। तो सेल्स की अमाउंट में प्रॉफिट भी होता है। सेल की अमाउंट कैसे बनेगी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो उसमें से सेल की अमाउंट में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल मींस जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट अगर लेस कर दें तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मेक द थिंग सिंपल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 रुपीज की कुछ चीज परचेज की है और 150 पे बेची है, 150 क्या कहलाएगा? सेल। तो 150 सेल, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट सेल? 50 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह अगर बना के बेची है तो बनाने के खर्चे को अगर आप सेल के खर्चे से लेस कर, सेल की अमाउंट से लेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल मींस जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट की बात हो रही है। वंस अगेन इसका मतलब जो फिनिश गुड्स बेची हैं उसकी कॉस्ट हमने डिटरमिन करनी है। तरीका क्या होगा? कुछ मिलता जुलता जो आपको पहले पता है। क्या पता है आपको? लेकिन ओपनिंग स्टॉक किसका? हाँ जी, बस ये क्लियर रखें जरा, साथ साथ लिखते हैं। और फिनिश गुड्स के लिए जरा थोड़ी सी एब्रीवेशन बना रहा हूँ। एफ जी मीन्स फिनिश गुड्स। अब ये जो मैंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का है, ये पिछले साल के एंड पे यही क्या था। अब इस तरह की बातें आई होप क्लियर हो गई हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ शायद वर्क इन प्रोसेस होता क्या वो हमने नई चीज डिस्कस किया है। प्लस क्या करूं जी? अच्छा, प्लस जो है परचेजेस नहीं है। ट्रेडिंग बिजनेस में यकीनन क्या होता है? खरीद के बेचते हैं। यहाँ खरीद के नहीं बेच रहे, बना के बेच रहे हैं। तो यहाँ परचेजेस की जगह वर्ड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। परचेज कॉस्ट की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हेडिंग आएगी। फिनिश गुड्स को हमने खरीदा नहीं होगा, बनाया होगा। डन है प्लीज? ये अमाउंट थोड़ी देर पहले हमने डिटरमिन की है, क्या ये उसी की बात हो रही है? ढूंढे कहीं जरा भी थोड़ी देर पहले। 870 की बात हो रही है, 860 की हो रही है? 860। तो मैं ये वाली फिगर इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि 860 जरा आपको नजर आ जाए। मीन्स उसे अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बनानी हो तो आपको फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी, तभी आप कॉस्ट ऑफ सेल्स डिटरमिन कर सकेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस चाइल्ड? परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्यों आया? क्योंकि चीज फिनिश गुड हमने खरीदी नहीं है, हमने बनाई है और बनाने पे खर्चा हुआ होगा। ओके प्लीज आगे बढ़े। लेस क्या होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वंस अगेन फिनिश गुड्स। अभी 860 जस्ट मैंने जरा रिलेट करने के लिए आपको दिखाया। बाकी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की जो भी कॉस्ट हो वो फिर माइनस करेंगे। वंस अगेन क्यों माइनस करेंगे जी? नहीं, क्यों माइनस करेंगे? ये क्लोजिंग अभी हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी हमारा फिलहाल एसेट है। तो यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल देंगे और इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर बना रहे हो तो करंट एसेट्स में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों स्टॉक्स जो हैं अगर हम उनमें उन्हें गौर से फाइनली देखें तो उनकी प्रेजेंटेशन इसी तरह है कि ओपनिंग्स ऐड हो रहे हैं, रॉ मटेरियल का ओपनिंग हो, वर्क इन प्रोसेस का या फिनिश गुड्स का हो, तो ये ओपनिंग्स ऐड हो रहे हैं और क्लोजिंग इसलिए माइनस हो रहे हैं क्योंकि ये भी एक्सपेंस नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? देन बेटा फाइनली इस प्लस माइनस हमारे पास
कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैंने सेल्स के नीचे जरा प्लेस करने की कोशिश की है, और इस सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। जी, एनी कंफ्यूजन बेटा प्लीज। देन इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ अ ट्रेडिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मींस आप बता दें फिर इसके बाद क्या आना चाहिए। अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब सिंपली ये होता है, जिसमें शायद मैं कल भी कह रहा था कि सेल्स के अलावा, अगर फिनिश गुड्स की सेल के अलावा कोई इनकम हुई है तो वो फिर अदर इनकम में कंसिडर हो जाएगी, ऐड हो जाएगी डेफिनेटली। और आगे चलें जी। कल जिस तरह लिखवाया था आप लोगों ने, सेलिंग लिखवाया था पहले, सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, बहुत से जरा सोचें, क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चीजों को बेचने के भी कोई खर्चे होंगे? सारी को बेचने पे कमीशन, कैरीज आउटवर्ड्स, कोई एडवर्टाइजमेंट। सर जी बेचने पे कोई खर्चा नहीं होगा। क्या बेचने का खर्चा हमने इकट्ठा कर नहीं लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में? बेचने का इकट्ठा किए, बनाने का इकट्ठा किए, तो बेचने पे भी तो कॉस्ट आ सकती है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस वैसे ही आएंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में अदरवाइज आते हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन होगी बिजनेस की, तो वो भी कंसिडर कर तो लिए। वो जो स्टेटमेंट बनाई है उसमें जस्ट क्या लिए हमने, सिर्फ फैक्ट्री में जो चीजें को बनाने का खर्चा था उसमें कैलकुलेट किया है। बाकी बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, गुड्स को बेचने के एक्सपेंसेस उसी तरह आएंगे जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में होते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने अगर लोन लिया हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंशियल चार्जेस में आएगा। इन अदर वर्ड्स एवरी अदर थिंग इज द सेम ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद। तो सेलिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट वन बोले, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस। जी, फाइनेंशियल चार्जेस देन उसके बाद फिर अभी वो टैक्स वगैरह आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ट्रेडिंग बिजनेस में भी होंगे, लेकिन इन एडिशन टू दीज एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी होंगे। तो दिस इज द न्यू थिंग इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या कॉमन है प्लीज, कुछ है कॉमन दोनों बिजनेसेस में? क्या? सेलिंग, एडमिन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ये सब कॉमन है, लेकिन नई चीज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपने बनाई है, कंप्लीट करें जरा, और इसमें जरा देख के बताएं क्या बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस पूरे हो गए इसमें? एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हो रहे होंगे? सही सही सही, फैक्ट्री में भी हो रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स में भी हो रहे होंगे, सेलिंग डिपार्टमेंट्स में भी हो रहे होंगे। तो क्या फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग सारे एक्सपेंसेस यहाँ पूरे हो गए? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो नजर ही नहीं आ रहे। वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ शामिल हैं? वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर शामिल है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर आपको मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे नजर आ रहे हैं, सोचा जरा। ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस कंसिडर हुए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे अलग कैलकुलेट होते नजर आ रहे हैं या प्रेजेंट होते नजर आ रहे हैं। ठीक है प्लीज। तो कोई लिंक है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में? तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का कोई आपस में लिंक है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट जो है उसने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते हुए ओपनिंग फिनिश गुड्स में ऐड होना होता है। और इस फिगर तक पहुंचने के लिए फिर हमें, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। आई होप कि मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा। चलें अब एक मिनट में रुक रहा हूँ, आप लोग दोनों स्टेटमेंट्स अपने सामने रख लें, रिवाइज कर लें। कोई कंफ्यूजन अगर जहन में आती है तो पहले उसको कंसिडर कर लें।
हाँ जी, वो सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगा। फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो फिनिश गुड्स फैक्ट्री के अंदर है वो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आ जाएंगी, लेकिन जो अदरवाइज अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा वेयर हाउस रखा हुआ तो वो इसलिए कि बेचने के लिए है। हाँ, तो जो फिनिश गुड्स का अगर रेंट है तो वो फिर सेलिंग एक्सपेंस होगा, अगर चीजें बेचने के लिए आपने रखी हुई है उसका रेंट है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी एक नजर देख लें। कंप्लीट साइलेंस प्लीज जी। मेरी इस बात का मतलब कि आप जरा इंडिविजुअली देख लें, हरगिज काइंडली ये नहीं कि आपस में बातें करें, एक नजर देखा कि नहीं है। मुझे आपकी किसी दोस्ती यारी पे खुदा ना खास्ता कोई एतराज नहीं है। अल्लाह ताला आपकी ये दोस्तियां जारी जो दोस्तियां यारियां कंटिन्यू रखे, इसमें बरकत भी अल्लाह ताला डाले। लेकिन बस क्लास में रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई के दौरान साथ वाले भाई को भी डिस्टर्ब ना करें, और खुद तो आप डेफिनेटली होते ही नहीं। जी मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, जरा एक मैंने भी पहले भी शायद रोका था, आप लोगों से पूछना जरा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जरा सामने रखें, अपने जहन में सामने रखें। मुझसे सवाल ये पूछा जा रहा है डेप्रिसिएशन कहाँ है? नहीं, अब ये वाली बात तो बचपन में भी आपको पता है, इसमें कहीं डेप्रिसिएशन है भी? ये बेटा अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना तो इसमें फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर जहनी तौर पे जाए जरा, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री एसेट्स की सारी डेप्रिसिएशन है। तो फैक्ट्री के अगर एसेट्स की डेप्रिसिएशन है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में है। सेलिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई एसेट्स यूज हो रहे हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन सेलिंग एक्सपेंसेस में है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई एसेट्स हैं तो उनके एडमिन एक्सपेंसेस में है। तो जो डेप्रिसिएशन है अकॉर्डिंगली जहां जहां इंकर हो रही है वहां वहां रेलिवेंट एक्सपेंसेस में शामिल हुई है। एक और क्वेश्चन, जरा सैलरी भी कहीं नजर नहीं आ रही, फैक्ट्री की कहाँ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में। अगर कोई सेलिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज हैं तो सेलिंग में होगी, और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एम्प्लॉइज हैं, इसी तरह जो बिल्स हैं फैक्ट्री के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में एंड सो ऑन। तो जो खर्चे हैं वो हमने बाय नेम यहाँ नहीं लिखे हुए, उन्हें प्लस किया हुआ है जहां जहां उन्हें होना चाहिए था। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस अलग हैं, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अलग है। आप लोगों ने पहले जो पढ़ा हुआ वो ये है कि आप डेप्रिसिएशन हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस एडमिन वगैरह में लिखते हैं। उसकी रीजन ये है कि आपने ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ा हुआ, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो डेप्रिसिएशन फिर एडमिन एक्सपेंसेस में नहीं, सेलिंग में नहीं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर है, फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में होनी चाहिए। ठीक है मिस्टर इकराम? जी जो स्टोर रूम का रेंट है वो एक्सपेंस होगा। ये बड़ा अगर फिनिश गुड का स्टोर कोई अलग आपने रखा हुआ है तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस में होगा। जी कोई और पढ़ने कोई और में क्वेश्चन आता है? क्योंकि चीजों को बनाने में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हुआ है, से नहीं, सेल मेन चीज तो चले ठीक है, चलो आपके वर्ड मान लेता हूँ, लेकिन क्या सेल करने के लिए बनाना नहीं पड़ा? नहीं, ये हेडिंग तो बचपन से आप लिखे जा रहे हैं, तो ये सवाल तो वहां उठना चाहिए था। हेडिंग सजेस्ट करें, मैं रख देता हूँ नाम। नहीं, आपका सवाल की बजाय आपका सवाल यहाँ तक पहुंचा है कि इसकी हेडिंग डिफरेंट होनी चाहिए, तो सजेस्ट मी हेडिंग। मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यार ये बेटा सिर्फ सेल नहीं कह रहे, कॉस्ट ऑफ सेल कह रहे हैं, दो वर्ड छोड़ दिए, कॉस्ट ऑफ सेल। अब हुक्म करें, इतराज कहाँ रह गया? करो इतराज यार, उठा तो सही इतराज, मैं यकीन मन मिटा दूंगा। अभी है थोड़े ठहर, मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन इसको छोड़ें, इसको रिवाइज करें जो लिखा।
जो बनी हुई काउंटिंग है इसमें जो मिस्टेक्स हैं उनको किसी रजिस्टर पर नोट कर लें, लेकिन इसे एज इट इज पढ़ के जरा सीए कर लीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह मिलजुल के मुझे हुक्म कीजिएगा, चेंजेस मैं कर दूंगा। लेकिन जो इस तरह की चीजें हैं ना, इनको नोट करते रहे। अभी पेपर ऐसे ही दे दे, लेकिन जो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में मिस्टेक्स नजर आ रही हैं आपको, इनको जरूर नोट रखें, लेकिन सीए करने के बाद इंशाल्लाह इनको ठीक कर लेंगे। बेटा अब जिस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं, मुझे इन क्वेश्चंस पे कोई आंसर देने का कोई मतलब इंशाल्लाह मुझे इतराज कोई नहीं है, लेकिन आप खुद भी जरा गौर तो करेंगे सवाल के। सर अगर कोई प्रेमिसेस फैक्ट्री एरिया से बाहर है तो उसके एक्सपेंसेस का क्या करेंगे? पहले जो अंदर है उसका तो कर लेते हैं। यकीनन मेरा ख्याल है इधर भी आपको मुझे कहना पड़ेगा, यकीनन आपको भी अक्सर जगह महसूस हो रहा है इकराम साहब कि अकाउंटिंग गलत बनी हुई है। तो बेटा ये अकाउंटिंग फिलहाल ऐसी गलत ही है, तो मेरा ख्याल है पहले ये गलत वाली अकाउंटिंग से पास हो जाते हैं, बाद में इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। आप लोगों को सीए में लाने का आईकैप का मकसद ये है कि जहां जहां गलतियां हैं अकाउंटिंग में, लेकिन आपकी सजेशन मानने का कोई नहीं जब तक आप सीए कर नहीं देंगे, तो मजबूरन पहले इस तरह ही पढ़ लेते हैं। लेकिन इस तरह के जो टफ क्वेश्चन है, अगर मुझे 2-3 दिन जरा दे दिया करें, मैं जरा को जवाब सोच कर बताया करें ना कर यार, खुदा के लिए वो क्या करेंगे ये क्या करेंगे, ये तो रहने दें। अगर वो हो गया तो क्या करेंगे, और अगर वो की जाए वो भी हो गया तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। लेकिन मैंने शायद आपकी क्लास में कहा था या दूसरे में कहा था कहीं, 2-3 दिन ठहर दें, फिर मैं पूछूंगा अब कुछ रह गया या अब और आए, तो मुझे भी जरा चांस तो दें। अगर इसी तरह के सवाल है तो मेरे ख्याल आगे चलते हैं सर। नहीं कोई आगे तो और जी सर, कोई सवाल? कौन सा डिपार्टमेंट? सॉरी, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कहाँ की, फैक्ट्री का या कहाँ का? सपोर्टिव डिपार्टमेंट कौन से? जी जी जी। कम ऑन यार, खुदा का नाम ले यार, ये वाला सवाल तो ना करो यार। अपने सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड रखे जी सर। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सब लोग निकाल के रखे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में क्या फैक्ट्री के खर्चे पूरे होने गए? कहाँ हो गए? जो रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा बेटा खर्चे रह गए थे, वो सारे हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिस्ट डाउन करनी है। प्रोडक्शन हॉल या स्टोर रूम्स जहाँ के खर्चे थे, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, वो सारे खर्चे जो हमने स्पेसिफाई नहीं किए थे लदा उन्हें हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिस्ट डाउन कर लिया है। इसीलिए जो 870 आया था उसके साथ मैंने एक तीसरा वर्ड लिखवाया था, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री के सारे खर्चे, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो या सपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन के अलावा पूरी फैक्ट्री के एज अ होल एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड विद इन दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में इस फैक्ट्री के सारे खर्चे हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि असल में फैक्ट्रीज के साथ साथ हेड ऑफिस भी बनाया जाता है। कभी सुना आप लोगों ने वर्ड हेड ऑफिस भी होते हैं? तो हेड ऑफिस में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं, और समटाइम वहाँ सेलिंग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो वो जो सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा है, जहाँ से चीजें बेची जा रही हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन मीन जहाँ से बिजनेस चलाया जा रहा है, पूरे बिजनेस को लुक आफ्टर किया जा रहा है, वो फिर अलग स्पेसिफाई हो रहा है। फैक्ट्री के सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का पार्ट है। डन है प्लीज? ठीक है। चलो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन से जरा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जरा आपके पास से कल एक नोट्स का सेट था, उसमें जरा पेज नंबर 2 पे जरा आ जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। एक सिंपल से क्वेश्चन नंबर 1 से जरा शुरू करें, जरा पेज नंबर 2। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप जरा मेरे साथ रहिएगा। जी डाटा आपके पास जो लिखा हुआ है मेरे साथ पढ़िएगा जरा। ये क्वेश्चन जरा सिंपल सा तो जरूर है, लेकिन मेरे साथ इसलिए अटेम्प्ट कीजिएगा, जरा मैं चाह रहा हूँ कि जरा चीजें सही तरह से आपके जहन में रिफ्रेश होके रिवाइज होके याद हो जाए जरा आपको। ये पढ़े क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा। जिन किन हजरात के पास ये सेट नहीं है प्लीज जरा बताइएगा। टाइमरी तौर पर शेयर हो सकता है? मैं अभी कॉपी कर शायद, या पीछे है जरा, अगर कॉपीज हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जिन हजरात के पास ये कल जो मैंने सेट दिया था नहीं है, जरा बता दीजिएगा दोबारा जरा। बेटा आगे से स्टार्ट किया करो यार, इस तरह आखिरी लाइन से क्या फायदा।
ये मूवी नॉन है आपके पास ऐसे ही और भी हैं। अगर काइंडली अभी भी रह जाए कोई तो फिर वो हो जाएगा वैसे पूरा। शेयर कर लीजिएगा फिर क्लास के एंड में ले लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करने क्वेश्चन नंबर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फैक्ट्री ऑफ हाइडल एंड कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015। एक महीने का डाटा दिया हुआ जी, मंथ ऑफ अंडरलाइन करना था, मंथ ऑफ मार्च 2015। अब अगर बेटा पूरे अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है, पूरे साल के अकाउंटिंग पीरियड की, जस्ट एक मिनट, अगर अकाउंटिंग पीरियड पूरे साल का हो और आपके सामने मैं कहूँ ओपनिंग रॉ मटेरियल, उसका क्या मीनिंग होगा फिर? जो साल के शुरू में, नहीं साल के शुरू में जो स्टॉक है डेफिनेटली पिछले साल से आ रहा होगा। अगर पूरा साल अकाउंटिंग पीरियड है तो ओपनिंग मीन्स जो साल के शुरू में स्टॉक है, और क्लोजिंग मीन्स जो साल के एंड में है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए किसी एक महीने की वर्किंग करें, तो महीने के स्टार्ट पे जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग कहलाएगा, और मंथ के एंड पे जो होगा, अगर हमारा हाफ ईयर की बेस पे वर्किंग है तो हाफ ईयर के एंगल से जो स्टार्ट पे स्टॉक होगा वो ओपनिंग है, और जो 6 मंथ्स के एंड पे होगा वो क्लोजिंग है। तो अगर मंथ ऑफ मार्च की बहस हो रही है तो ओपनिंग स्टॉक मीन्स किस दिन की बात हो रही है? 1 मार्च। और क्लोजिंग स्टॉक मीन्स 31 मार्च। नहीं समझ आई? तो यहाँ क्योंकि मंथ ऑफ मार्च लिखा हुआ है इसलिए फौरन नीचे जाएंगे तो नेक्स्ट लिखा हुआ इन्वेंट्रीज ऑन 1 मार्च 2015। ये इन्वेंट्रीज किसे कहते हैं? इंटरचेंजेबली होपफुली वर्ड यूज हो जाता है। अगर मैं आपके सामने कहूँ ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक, तो होपफुली एक ही बात हो रही है। तो किस किस का स्टॉक दिया हुआ है 1 मार्च का? रॉ मटेरियल का भी दिया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस का भी दिया हुआ है, और फिनिश गुड्स का भी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ध्यान में रख के जरा पढ़ते जाएं डाटा। रॉ मटेरियल परचेजेस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, गैस लाइट एंड पावर है, इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कहाँ आता है? इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, नहीं नहीं डायरेक्ट लेबर नहीं, फैक्ट्री सुपरवाइजर। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट लेबर के अलावा अगर कोई भी अमाउंट आ जाए तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपने लिखनी, अनलेस कोई और चीज पता चल जाए। ठीक है, तो फिलहाल सिंपल चीजें रखें, बाकी इंशाल्लाह बहुत डिटेल है। देन उसके बाद नेक्स्ट एंड में फिर हेडिंग है इन्वेंट्रीज ऑन 31 मार्च। तो मार्च के एंगल से फिर क्लोजिंग है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की इंफॉर्मेशन है। तो एक बिल्कुल सिंपल सा फुली डाटा है। इससे हमने करना क्या है, 3 रिक्वायरमेंट्स ढूंढना जरा। मार्च के मंथ में रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइंड आउट करनी है, और टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसके साथ ब्रैकेट में लिखें, ये कॉस्ट ऑफ सेल ही का एक नाम है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स बेची जा रही है उसकी कॉस्ट, और इसी को जरा शॉर्ट वर्ड्स में कॉस्ट ऑफ सेल भी करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल मीन्स सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ सोल्ड सिंपली मीन्स इंटरचेंजेबली कॉस्ट ऑफ सेल। ये समझ आ जाएगा प्लीज? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो चीजें बेची जा रही हैं उनकी कॉस्ट, और उसी को शॉर्ट वर्ड्स में कॉस्ट ऑफ सेल भी करते हैं। तो ये छोटी छोटी बड़ा 3 कैलकुलेशंस हैं। रजिस्टर कैंडी खोलें जरा, 703 वर्किंग करें जरा। फर्स्ट वर्किंग है, एक दो क्वेश्चन मेरे साथ कर लें जरा, थोड़ा सा यूज हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर इंडिविजुअली भी अपने क्वेश्चंस करने हैं। बिजनेस नेम अवेलेबल है, तो जब भी कभी बिजनेस नेम अवेलेबल हो तो लिख के करना चाहिए। हाइडल एंड कंपनी। रिक्वायरमेंट ए है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने काइंडली साथ साथ रहना था।
जी करें स्टार्ट। जी कैसे आती है जी रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर? पूरे वर्ड्स ढूंढे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डाटा ढूंढना बस सिंपल सा फिगर दी है, फिगर सारी दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल के लिए जरा एब्रीवेशन बना रहा हूँ। फिगर बताएं। 248080 ये सामने ढूंढे जरा फिगर जो आ रही है। सही चीजें ज़हन में सेट करें। प्लस क्या होना है? परचेजेस, परचेजेस की अमाउंट 148580। एनी परचेज रिटर्न होती तो क्या करते? एनी कैरिज इनवर्ड्स, अगर होता तो प्लस करते, मीन्स टू से एवरीथिंग इज सेम। ना होने की वजह से माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आप लोग क्वेश्चन में से फिगर्स ढूंढें, बाकी ठीक है मेरे से अगर मैच करनी है तो जरूर करें, लेकिन ये बोर्ड से देख के तो बेटा रैंडमली स्ट्रेट अवे फिगर्स ना लिखें। क्वेश्चन में ढूंढें, आपके पास पेज है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी आदत बनाएं काइंडली, जब भी कोई क्वेश्चन हो रहा हो तो अपने क्वेश्चन में से फिगर्स ढूंढें। बाकी ठीक है मैच करना एक अलग चीज है। ये रॉ मटेरियल है क्लोजिंग 37144। जी सॉल्व कर लें। नहीं बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम 135516। ये चेक कर लें जरा अगर कैलकुलेशन का कोई एरर हुआ। नहीं मतलब जो भाई अभी 2 लाख समथिंग बता रहा था, समझ आ गई सर? सेकेंड रिक्वायरमेंट पढ़े। सेकेंड रिक्वायरमेंट बी हेडिंग बनाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कंप्लीट साइलेंस प्लीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जब भी क्लास में कोई कैलकुलेशंस वगैरह हो रही हो प्लीज कैलकुलेटर यूज किया करें, अपनी अपनी वर्किंग्स करें। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का फॉर्मेट कर लिया अपने जहन में लाना है। अब डेफिनेटली बेटा अगर हम फॉर्मेट जहन में लाएं तो सबसे पहले तो हमने उधर हेडिंग लिखी थी रॉ मटेरियल, फिर उसकी कैलकुलेशन भी की थी, लेकिन अब ये टाइम वेस्टिंग है। रिक्वायरमेंट ए में शायद फिगर ऑलरेडी सॉल्व हुई हुई है, तो अब दोबारा इस फिगर को देख के लिखने की बजाय, इन वर्किंग को लिख के लिखने की बजाय रॉ मटेरियल कंज्यूम से स्टार्ट कर लें। ऑब्वियसली अगर ये ए वर्किंग ना हुई होती तो फिर हम वर्किंग करते सारी, लेकिन अगर ऑलरेडी पहले वर्किंग होगी है तो टाइम वेस्टिंग है। स्टेट में कहाँ से शुरू करना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम बताएं जी, ये रिक्वायरमेंट ए से शुरू करें। 135516 जी ढूंढे, अब फिगर्स ढूंढनी सिंपली अपने। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है, ये थोड़ा सा जरा ढूंढ लीजिएगा सामने जरा स्ट्रेट लाइन में। 74500। प्राइम कॉस्ट सॉल्व कर लें। 2100। जी चल रहे हैं ऑनलाइन साहब। नेक्स्ट हेडिंग बताएं। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हेडिंग में लिख रहा हूँ, इसकी लिस्ट खुद बनाया जरा। फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग लिखें और बाद में इसमें जो फिगर्स आनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीक्वेंस में चलें, फिगर्स खुद से प्रेजेंट करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा।
जी इंडिविजुअली प्लीज कर रहे हैं। जी अगर लिस्ट बन जाए तो इसका एक टोटल अलग भी करना, फैक्ट्री ओवरहेड्स का अलग एक टोटल भी करना। जी एक मिनट कर लेना। जी एक जस्ट मिनट जी कंप्लीट करो। ठीक है मेरा 6302 63283 शायद। ये जनरल लिस्ट बना रही है, जरा मेरे चेक करने मेरी फिगर्स ठीक है। जी अमन सब ठीक है। बन गई लिस्ट? एनी कंफ्यूजन? 63283। अब फाइंड आउट बेटा करना चाह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स तक आए हैं। आगे हेडिंग्स पूरी करें आप लोग, जिन्होंने कर ली कंप्लीट करें। आगे सोचें क्या क्या आना ढूंढने फिगर्स करने करने इंडिविजुअली मैं लिखता हूँ। कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक पहुंचे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग आएंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक? जी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करके फिगर बन रही है 273,299। ठीक है यहाँ तक? आगे सोचें क्या आना। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस ढूंढें। 47130 ओपनिंग है और क्लोजिंग 49।
460 47130 and closing work in process as 49460 270969 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक। जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बेटा क्या है ये? तो 70969 आ गया। अभी फिगर्स आपके सामने आ जाएंगे, आप मीनवाइल जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन करें, ये लास्ट रिक्वायरमेंट इंडिविजुअली करना। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो उसने कहा ये जरा इंडिविजुअली सॉल्व करें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएंगी? करें करें इंडिविजुअल वर्किंग करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अगर मैं इसे मैच करनी है तो फिगर जरा मैच कर लें, तो अगर कंफ्यूजन है तो बता दें, वरना कंप्लीट करें जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कंप्लीट करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ जी 272855 समथिंग आया शायद। करें करें अपने हाथ से करें। कोई इशू तो नहीं प्लीज आ रहा, कोई मसला तो नहीं है, समझ तो आ रहा है ना सबको? क्वेश्चन का मकसद जस्ट ये था कि जो फिगर्स अभी डिस्कस हुई हैं उनको जरा दोबारा अपने जहन में रिवाइज कर लिया जाए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने फाइंड आउट करनी है तो स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 34842 मिल रहा है सबको? प्लस बेटा क्या होना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर कहां से आनी है? वर्किंग जो सेकंड रिक्वायरमेंट की हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फिगर आई थी 270969 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 32956 272855।
एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन सर? चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन मेरे ख्याल टाइम कम है। इंशाल्लाह कल से फिर अब कुछ बड़े से सवाल शुरू करेंगे। जितना पढ़ा है आज तक कोई इशू तो नहीं है प्लीज? चले इंशाल्लाह कल बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह कल से करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग सर। एक दो दिन जरा थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके बनाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद फिर होमवर्क्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। अपने आप को भी जरा पढ़ाई के वाले से दोबारा यूज टू करना है जरा। अल्लाह हाफिज, टाइम पे आया करें काइंडली। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा? देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो डायरेक्ट लेबर तो फिर तो ठीक है, वरना सुपरवाइजर सैलरी इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो क्वेश्चन में बताया हो कि ये सुपरवाइजर ने खास तौर पे कहाँ काम किए, अदरवाइज फैक्ट्री सुपरवाइजर इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, अनलेस कुछ और बताया। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आंसर नजर तो बेटा आ रहा है यार, 272855 आ तो गया ये बेटा फैक्ट्री सुपरवाइजर क्लियर हो गया नहीं? ठीक है बेटा, कोई और क्वेश्चन तो नहीं रह गया? अल्लाह हाफिज।